जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? आज मैं आपको जापान एम्बेसी का एक छोटा सा वाक़या सुनाऊंगा, बड़ा ही मज़ेदार है। इससे आपको पता चलेगा कि बड़ी कौमें किस तरह बड़ा बड़ा सोचती है और हम जो छोटी कौमें हैं हम किस तरह छोटा छोटा करके अपने मुल्कों को, अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। और आज के वीलाग के अंदर क्या होगा? आज के वीलाग के अंदर ये होगा कि जो हमारी निगरान हुकूमत है उसने पिछले 4 दिनों के अंदर रगड़ा निकाल दिया पूरे पाकिस्तान का, और हर शख्स अब चीख रहा है और उन्हें महसूस हो रहा है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब को ही वापस ले आए। उन्होंने कम अज़ कम कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान को रिलीफ दिया था, आवाम को दिया था, और ये जो लोग आगे ये तो शायद चमड़ी भी उधेड़ देंगे। हमारी मैशत को हो क्या रहा है ये हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक फेवर लेने की कोशिश की जा रही है। मरदमशुमारी को चैलेंज कर दिया गया और इलेक्शन की तारीख देने के लिए चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त कर दी। अब चीफ जस्टिस साहब करेंगे क्या, और क्या मरदमशुमारी को सस्पेंड कर दिया जाएगा, ये भी हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। हम चंद दिन पहले वीलाग में जिक्र कर चुके हैं कि आबद ज़ुबैरी साहब की कोशिश है कि वो एक पिटीशन फाइल करें जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त की जाए कि वो इलेक्शन कमीशन को पाबंद करें कि 90 दिन के अंदर हर सूरत इलेक्शन होने चाहिए, और ये जो मरदमशुमारी के नतायज हैं इनको सस्पेंड कर दिया जाए। तो आबद ज़ुबैरी साहब ने कल एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी है और उसमें 2 नुक्ते उठाए गए हैं। पहला नुक्ता ये है कि जो साबिक़ हुकूमत थी उसने मरदमशुमारी को एक बाकायदा हथकंडे के तौर पे इस्तेमाल किया है। अप्रैल में मरदमशुमारी की गई थी और उसके बाद 3 महीनों में उसके रिज़ल्ट आ गए थे, लेकिन हुकूमत ने बाकायदा उन रिज़ल्ट को रोक के कोशिश की है कि जब असम्बलियाँ डिज़ाल्व होने के करीब पहुँचें तो उस वक्त उसके बारे में फ़ैसला करें, जबकि ये फ़ैसला 6 महीने पहले भी किया जा सकता था, लेकिन ये फ़ैसला नहीं किया गया। अब जो मरदमशुमारी का फ़ैसला है वो CCI में हुआ था, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। तो इसमें चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं और वो सब लोग बैठ के ये फ़ैसला करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुल्क के लिए मफीद है और उसे A to Z, लेफ़्ट से राइट पूरी तरह इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। तो आबद ज़ुबैरी साहब ने क्लेम ये किया कि जो CCI थी उसके अंदर 2 जो चीफ मिनिस्टर्स थे वो मुस्तकिल चीफ मिनिस्टर्स नहीं हैं, वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर्स हैं। एक चीफ मिनिस्टर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं और दूसरे चीफ मिनिस्टर पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर्स हैं वो मुस्तकिल फ़ैसला कैसे कर सकते हैं? रज़ा CCI का जो फ़ैसला है वो गलत है, तो इस फ़ैसले को चैलेंज कर दिया गया और साथ चीफ जस्टिस साहब से ये दरख्वास्त की गई है कि आप इस मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन ना करवाएं, क्योंकि अगर इस मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन होंगे तो 3 काम होंगे। पहला काम ये होगा कि इलेक्शन डिले हो जाएंगे, क्योंकि मरदमशुमारी के रिज़ल्ट अभी सामने आएंगे और उसके बाद फिर नए हलके बनाए जाएंगे और हल्का बंदियों में 4 महीने इलेक्शन कमीशन को चाहिए, तो इस दौरान बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर लिहाजा 90 दिन का जो बैरियर है वो टूट जाएगा, जो नहीं टूटना चाहिए। और दूसरा ये होगा कि जब इस मरदमशुमारी के रिज़ल्ट निकाले जाएंगे तो हल्के चेंज होंगे और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ात किए जाएंगे और PTI को बाकायदा टारगेट करके उनके हलकों को ख़राब कर दिया जाएगा और उससे एक पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जाएगा। और तीसरा जो इसके अंदर गड़बड़ होगी वो ये होगी कि जो इलेक्शंस होंगे उनके रिज़ल्ट को नहीं माना जाएगा, मुतनाज़ा हो जाएंगे। लिहाजा एक बार जिस तरह माजी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2018 में एक इलेक्शन की इजाज़त दे दी थी कि आप पुरानी मरदमशुमारी के तहत करवा लें, तो इस इलेक्शन को भी पुरानी मरदमशुमारी के तहत करवाया जाए और उसके बाद फिर जो नई हुकूमत आएगी उसको पाबंद किया जाए कि वो आते ही नई मरदमशुमारी जो उसके रिज़ल्ट अनाउंस कर दें, ताकि अगला जो इलेक्शन होगा वो नई मरदमशुमारी के तहत हो जाए। और साथ ही चीफ जस्टिस साहब से ये दरख्वास्त भी की गई कि हमें ख़तरा है कि शायद इलेक्शन कमीशन 90 दिनों में इलेक्शन ना करवाए, और क्योंकि इनकी कोशिश है कि ये इलेक्शन आगे चले जाएं, ये फरवरी या मार्च तक चले जाएं, जो दुरुस्त इकदाम नहीं होगा। लिहाजा इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया जाए कि ये हर सूरत 90 दिनों के अंदर इलेक्शन करवाए, जो इसका मैंडेट है। और इसके लिए बाकायदा चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त की गई कि आपको ऑर्डर करना चाहिए। अब ये दरख्वास्त जमा हो चुकी है और मेरी इतला के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर बेंच बना रहे हैं और फिर उसके बाद डे टू डे इसकी हेयरिंग होगी, जिसमें इलेक्शन कमीशन को बुलाया जाएगा, फिर निगरान हुकूमत को बुलाया जाएगा और इन दोनों को पाबंद किया जाएगा कि इलेक्शन 90 दिनों के अंदर अंदर होने चाहिए। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बाकायदा इलेक्शन कमीशन से कहेंगे कि आप हमें फ़ाइनल तारीख देंगे कब इलेक्शन होंगे, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कहने पर इलेक्शन कमीशन ने तारीख ना दी तो फिर ज़ाहिर है इनको नताइज भुगतना पड़ेंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब जाते जाते कुछ भी कर सकते हैं।
और अगर तारीख दे दी तो फिर उस तारीख के ऊपर इलेक्शन करवाने की पाबंदी करना पड़ेगी इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि फिर को बहाना नहीं चलेगा। और नए जो चीफ जस्टिस साहब भी आएंगे वो भी ज़ाहिर आइन और कानून को तोड़ेंगे नहीं, वो भी कहेंगे कि आपने अगर जिम्मेदारी ली है तो फिर आपको इलेक्शन करवाने चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा टर्न आ रहा है इमरान खान साहब की तरफ से, और इसका फ़ायदा इमरान खान साहब को डेफिनेटली होगा। और इसके साथ साथ जो नई निगरान हुकूमत है उसने कमाल ही कर दिया। बल्कि अगर ये कहा जाए कि काकड़ साहब ने कड़ाके निकाल दिए पाकिस्तान के तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 4 दिनों में बल्कि 5 दिनों में पाकिस्तान के अंदर कोई हुकूमत नहीं है, ना ही हुकूमत अभी भी मुकम्मल तौर पे इंटैक्ट नहीं हुई कि हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान बाकायदा एक हुकूमत के शिकंजे में है। तो ये पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है कि जिसके अंदर निगरान प्राइम मिनिस्टर का आपने फैसला कर लिया, लेकिन आपके पास काबीना का फैसला करने के लिए ना वक्त था ना आपके पास मोहलत थी, जबकि इससे पहले ये फैसला हो जाना चाहिए था। क्योंकि यूँ ही निगरान प्राइम मिनिस्टर आता तो वो फौरी तौर पर अपनी काबीना का ऐलान कर देता ताकि पाकिस्तान के अंदर जो एक गैप है वो पैदा ना होता। पूरी दुनिया के अंदर गैप पैदा नहीं होने दिया जाता। शायद आपको ये जान के हैरत होगी कि अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो प्रेसिडेंट लेस नहीं रह सकता। ऐसा मुमकिन नहीं है कि अगर कोई प्रेसिडेंट नहीं है तो वहाँ पे कोई अनारकी हो जाए और नए प्रेसिडेंट को तलाश करने में टाइम लगे। इमीडिएटली वो प्रेसिडेंट का इंतखाब करते हैं, और उस इंतखाब के लिए ज़रूरी नहीं है कि इलेक्शन करवाए जाएँ, बल्कि कोई जो भी कैबिनेट होती है प्रेसिडेंट की उसमें से किसी भी शख्स को जो अवेलेबल होता है फौरी तौर पर प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, और फिर उसके बाद मामलात को देखा जाता है। वहाँ पे ये हो नहीं सकता कि मुल्क के अंदर एक प्रेसिडेंट का इंतकाल हो गया या कहीं चला गया या गायब हो गया और उसके बाद वहाँ पे कोई प्रेसिडेंट ना हो, तो वो प्रेसिडेंट लेस नहीं रह सकता। इसी तरह जब एक प्रेसिडेंट को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जाता है और उसे बेहोश किया जाता है तो उल्टी गिनती गिनी जाती है, और उस उल्टी गिनती को गिनते हुए बाकायदा एक टेलीफोन ऑन करके दूसरी साइड पे वाइस प्रेसिडेंट होता है जो उस वक्त लाइन पे होता है। तो इस साइड से जब उल्टी गिनती गिनी जाती है, फ़र्ज़ कर लें 12 से गिनते गिनते जब 1 पे पहुंचते हैं और उस वक्त वो प्रेसिडेंट मुकम्मल तौर पे बेहोशी में चला जाता है, तो साथ ही जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो प्रेसिडेंट हो जाता है। और जब इस साइड से प्रेसिडेंट को होश आता है तो फिर दोबारा गिनती गिनी जाती है, फिर सीधी गिनती गिनी जाती है, फिर 1 से गिनती गिनी जाती है और प्रेसिडेंट से कहा जाता है जी कि आप इससे अगला जो अदद है वो बताएं। यहाँ से अगर 10 गिना जा रहा है तो उससे कहा जाता है इससे आगे क्या, वो कहता है 11 है। जब मुकम्मल तौर पर डॉक्टरों को यकीन हो जाता है कि प्रेसिडेंट होशो हवास में है, तो वो जो वाइस प्रेसिडेंट जिसके पास उस प्रेसिडेंट के इख्तियारात होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और इस साइड पर प्रेसिडेंट इंटैक्ट हो जाता है। यानी वहाँ पर ऐसा हो नहीं सकता कि मुल्क जो है वो बगैर कैबिनेट के चले या बगैर प्रेसिडेंट के चले। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा दिलचस्प मुल्क है कि जिसके अंदर निगरान प्राइम मिनिस्टर को बैठे हुए अब 4-5 दिन हो गए, लेकिन पूरी तरह वो कैबिनेट अपनी नहीं बना सके। और इस दौरान जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसने पाकिस्तान के अंदर माशी तौर पर तबाही फैला दी। अब देखें, पेट्रोल की कीमतों में 20 रुपये इजाफा हो गया, 17 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ी और 60 डीज़ल की कीमत में 20 रुपीज़ इजाफा हो गया। इस इजाफे को अगर हम पिछले 15 दिनों में देखें तो पेट्रोल 37 रुपये इजाफा हो चुका है और डीज़ल की कीमत में 40 रुपये इजाफा हो चुका है, और ये पाकिस्तान की रिकॉर्ड महंगाई है पेट्रोल और डीज़ल के लिहाज से, और इस गवर्नमेंट का ये पहला तोहफ़ा है। फिर इसके साथ साथ अगर हम रुपए की कदर को देखें तो 2 दिन के अंदर डॉलर की कीमत में 6 रुपये 62 पैसे का इजाफा हो रहा, आज भी 3 रुपये इजाफा हो गया। तो अब आप ये समझ लें 10 रुपये 2-3 दिन के अंदर अंदर इजाफा हो गया डॉलर में, और इसके साथ साथ डॉलर प्राइवेटली मिल भी नहीं रहा। तो ये आप इसको तोहफ़ा समझ लें काकड़ साहब का। फिर तीसरा ये है, अदारा शुमारियात की कल रिपोर्ट आई और उसमें कहा कि पाकिस्तान में जो शरह महंगाई है वो 30.82% है, जो पाकिस्तान की हाईएस्ट रेशो है। और अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें 30 का मतलब ये है कि मार्केट के अंदर 90% महंगाई होगी, क्योंकि 3 गुना इसका हो गया। फिर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी ये इदादो शुमार आए कि उसमें 10.26% कमी हुई। इस कमी का मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 2 करोड़ लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग में कमी आती है तो बेरोज़गारी फैलती है। और इसके साथ साथ कल स्टॉक एक्सचेंज में कि 100 इंडेक्स में 419 पॉइंट की कमी हुई और आज भी ये कमी देखी गई। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान में माशी हालात किस किस्म के हैं। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में क्योंकि गवर्नमेंट नहीं थी, जब गवर्नमेंट नहीं थी तो मामलात को संभालने वाला कोई नहीं था, और उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान में पिछले 4 दिनों के अंदर खौफनाक कड़ाके निकल गए। तो अब इसका ज़िम्मेदार किसको करार दिया जाएगा? मेरा ख्याल ये है कि हमारे सिस्टम के अंदर वीकनेसेस हैं कि जब हम केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं तो हम पहले उसको तैयार ही नहीं करते। वो जब आता है और जहाज़ पे बैठता है तो फिर उसे कहते हैं कि जहाज़ इस तरह उड़ाया जाता है और पीछे 25 करोड़ लोग बैठे हैं उस जहाज़ पे, और उसके साथ साथ कैबिनेट के लिए बाकायदा कोई इदारा नहीं है कि जो पहले इंटरव्यूज़ करके बाकायदा कैबिनेट के लिए मिनिस्टर्स का फ़ैसला कर ले और फिर वो प्राइम मिनिस्टर के सामने रखे कि आपके पास ये चॉइसेस है
आप इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लें और जिसको वो सिलेक्ट करे उसको फौरी तौर पे ओहदा पे बैठाया जाए ताकि पाकिस्तान के अंदर खला पैदा ना हो। ये जो खला है उससे मुल्क को नुकसान होता है, लेकिन शायद मुल्क का नुकसान किसी के लिए कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, क्योंकि ये ज़ाती नुकसान तो है नहीं कि आपका मोटरसाइकिल ख़राब है तो आप उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। मुल्क है, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, कि किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये जो चीज़ है इसको मेरा ख्याल है इसको अलार्मिंग समझना चाहिए और आइंदा ये फ़ैसला करना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। और इसकी वजह यह है कि इसराइल, आपको पता होगा, उसने एक सिस्टम बनाया था कि जब उनके साथ ज़्यादती हुई तो उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि अब दोबारा नहीं होगी, तो उनका स्लोगन है नेवर अगेन। तो पाकिस्तान के अंदर भी हमें ये कुछ चीज़ों पे फ़ैसला कर लेना है कि नेवर अगेन, कि अब ये दोबारा नहीं हो सकेगा। तो अगर हम ये नेवर अगेन नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान इसी तरह कमज़ोर होता जाएगा, इसी तरह इसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें निकलती रहेंगी और अल्टीमेटली पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे बैठ जाएगा। तो खुदा खौफी करनी चाहिए। और अब मैं वाकई की तरफ आता हूँ। मुझे चंद दिन पहले जापान एम्बेसी में जाने का इत्तफाक हुआ और वहाँ पे थर्ड सेक्रेटरी थे जिससे मुझे रिसीव किया। जब मैं उनके साथ गया तो एक छोटा सा कमरा था जो सिटिंग स्पेस थी, जिसको वो छोटा कमरा कहते हैं, और उसी में वो ज़्यादातर लोगों को बैठाते हैं। तो मैंने देखा कि बहुत सादा सा कमरा है और उसके दोनों साइडों पे सोफ़े लगे हुए हैं और उस सोफ़े पे मैं जाके बैठा। लेकिन मेरे दाखिल होने से पहले उस शख्स ने पहले दरवाज़ा खोला खुद, फिर उसने लाइट्स ऑन की सारी कमरे की, फिर उसने एसी ऑन किया। और जब हम बैठे हुए थे तो 10 बजे का टाइम था। 10 बजे 2 कहवे आ गए, एक उसने अपने सामने रख लिया, एक मेरे सामने रख लिया। एक छोटा छोटा कप था जो एक मैंने पी लिया, एक उसने पी लिया। जब हमारी मीटिंग ख़त्म हुई तो मैं बाहर निकलने लगा तो उसने सबसे पहले लाइट ऑफ की, फिर उसने एसी बंद किया और उसके बाद वो मुझे बाहर छोड़ने के लिए आया। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि जो बड़ी कौमें होती हैं वो एनर्जी की किस तरह उसको सेविंग करते हैं, वो किस तरह सादा होते हैं, वो किस तरह अपने रिसोर्सेज को ज़ाया नहीं करने देते। तो मैं बड़ा इंस्पायर हुआ इस चीज़ से। जबकि उसके मुकाबले में पाकिस्तान में किसी सरकारी दफ्तर में चले जाएं तो वहाँ पे सारा दिन लाइटें चलती रहती हैं। तो कौन सा ऐसा मुल्क है कि जिसके अंदर दिन के वक्त रोशनी करने की ज़रूरत पड़ती है? मेरा ख्याल है शायद हम ही होंगे कि हम कमरे इस तरह बनाते हैं कि दिन के वक्त भी हमें लाइट चलानी पड़े। फिर एसी जो है सारा दिन चलता रहता है, वहाँ पे बंदा हो या ना हो, एसी ऑन रहेगा। और इतनी ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे कि बाकायदा रज़ाई लेके बैठने की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरा ख्याल है ये हमारी फजूल खर्ची है, ये हमारी नमूदो नुमाइश है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान इस अजाब का शिकार है। तो कुछ खुदा खौफी करें, बड़ी कौमों से सीखें, क्योंकि जापान जीडीपी में बहुत आगे है, जर्मनी से ज़्यादा तो जीडीपी है इस मुल्क का। इसकी सिर्फ चाइना के साथ 1500 बिलियन डॉलर की ट्रेड है। तो एक ऐसा मुल्क जो 1500 बिलियन डॉलर की ट्रेड सिर्फ एक मुल्क के साथ कर रहा है और जिसका जीडीपी जर्मनी से ज़्यादा है। अमेरिका के बाद जो सबसे बड़ा जीडीपी है वो इस वक्त जापान का है। वो मुल्क भी सादगी इख्तियार कर रहा है और उसके जो ऑफिसर्स हैं खुद लाइट ऑन करते हैं, खुद लाइट ऑफ करते हैं, खुद एसी चलाते हैं, खुद एसी बंद करते हैं। जबकि हम जो गरीब लोग हैं जिनकी टोटल जो ट्रेड है वो 16 बिलियन डॉलर की है इस वक्त, उनके लल्ले तलल्ले आप देख लें। गाड़ियाँ हैं, उनका एसी चल रहा है, गाड़ियाँ पार्किंग के अंदर भी चल रही हैं और उनका इंजन स्टार्ट है। और घरों के अंदर कोई शख्स लाइट ऑफ नहीं करता। दफ्तरों के अंदर तो सरकारी पाल है, जितना चाहे लूट लें। तो ये वो रवैया है जिसकी वजह से हम गरीब हैं और दूसरे मुल्क अमीर हैं। आप अगर अमीर होना चाहते हैं तो आप एनर्जी को सेव करना शुरू करें, अपने रिसोर्सेज को बचाना शुरू करें, फिर अमीर होंगे, नहीं तो इसी तरह गुर्बत में रहेंगे।